नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा पर। लास्ट क्लास का पदार्थ की अवस्थाओं की बात की जाए तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 5: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, अगर आज के टॉपिक की बात करें हम तो आज का टॉपिक भी पुरानी क्लास से रिलेटेड है, यानी कि टॉपिक क्या है हमारा? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। मतलब पदार्थ की अवस्था में क्या क्या चेंजेस या परिवर्तन आएंगे। अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात की जाए तो हम केवल 3 बेसिक फॉर्म का यूज करेंगे। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। मतलब पदार्थ की इन अवस्थाओं में ही चेंजेस आएगा। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन में अगर फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं आप तो वो कौन सा? बात करते हैं गलनांक। अगर गलनांक बोल दीजिए आप इसको, या आप इसको द्रवणांक भी बोल सकते हैं, या आप इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। गलनांक, द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ना परिभाषा रटनी है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। गलनांक मतलब किसी भी चीज का गलना या पिघलना, मतलब द्रवणांक यानी कि किसी भी पदार्थ का द्रव अवस्था में आना या पदार्थ का मेल्ट होना है। ठीक है, गलनांक मतलब जाहिर सी बात है कि द्रव चीज तो कोई पिघलेगी नहीं, गैस पिघलेगी नहीं, बची कौन सी अवस्था पदार्थ की? ठोस। गलनांक। और अगर कोई ठोस पदार्थ है तो गलने के बाद किस में चला जाता है? लिक्विड फॉर्म, यानी कि द्रव अवस्था में। यानी कि पदार्थ ठोस से कौन सी अवस्था में गया? द्रव अवस्था में गया। पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में आना क्या कहलाता है? गलनांक। अभी डेफिनेशन अधूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा आप। किसी ठोस पदार्थ का निश्चित ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ठोस से द्रव अवस्था में आना। फिर से सुनिएगा, पदार्थ का निश्चित ताप पर ठोस से द्रव अवस्था में आना क्या कहलाता है? गलनांक। या उस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं आप? द्रवणांक बिंदु, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट। सीधा सा मतलब किसकी बात हो रही है? ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। गलनांक वो कोई अलग से कोई चीज नहीं है क्या? किसकी बात कर रहा है वो? टेम्परेचर की या ताप की बात कर रहा है। समझ गए आप डेफिनेशन? ठीक है, अगली बात कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी चीज को पिघलाया तो आपकी जस्ट इसी चीज को अपन क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी कि अब जमाएंगे। पहले आपने पदार्थ को गलाया, द्रवावस्था में लाया, अब क्या करेंगे? इन्वर्स कर लेंगे। मतलब अगला हमारा पॉइंट है हिमांक बिंदु, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करेंगे आप? वही मैंने बोला, द्रव अवस्था में आना, यानी कि पदार्थ द्रव से किस में आ जाए? ठोस अवस्था में आ जाए। लेकिन कब? डेफिनेशन अधूरी है। क्या बोलना है आपको? कांस्टेंट टेम्परेचर पे या निश्चित ताप पर। पदार्थ का निश्चित ताप पर द्रव से ठोस अवस्था में आना, उस निश्चित ताप को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक बिंदु। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन कुछ एक नोट भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट नोट, ये सब नोट डाउन करते जाइएगा आप। जैसे नोट की बात की जाए, सामान्यतया सभी पदार्थों के गलनांक और हिमांक बिंदु समान होते हैं। फिर से सुनिएगा, सामान्यतया सभी पदार्थों के गलनांक और हिमांक बिंदु समान होते हैं। नंबर 2, फॉर एग्जांपल बात की जाए, जैसे जल का H2O लिख सकते हैं आप। जल का द्रवणांक बिंदु और हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीधी सी बात, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जल का हिमांक बिंदु इनमें से क्या है, तो भी 0 डिग्री आंसर होगा। जल का द्रवणांक बिंदु या गलनांक बिंदु क्या है, तो भी आंसर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे पॉइंट, भारी पानी का भी एक याद रखिएगा।
अच्छा क्वेश्चन बनता है। D2O से डिनोट करते हैं, आप इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलें या भारी पानी बोलें या हैवी वाटर बोल सकते हैं। इसका हिमांक बिंदु कितना होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है कि यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाई जाए या अशुद्धि मिलाने पर, ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाई जाए तो पूछेगा आपसे उनके द्रवणांक बिंदु पर या हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, चौथा ऑप्शन ले लेगा नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, लाइक इस टाइप से। तो हमेशा क्या होगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा। जब अभी अभी मैंने बोला कि गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होते हैं, समान। जैसा जल का क्या होता है 0 डिग्री, भारी पानी का होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरह से ही अगर किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या होगा, पदार्थ के गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में कमी आती है। पदार्थ के द्रवणांक बिंदु और हिमांक बिंदु में कमी आती है। तो आ गई डेफिनेशन समझ में, गलनांक बिंदु क्या चीज है, हिमांक बिंदु क्या चीज है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे अपन, नंबर 3, क्वथनांक या आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक की अगर बात की जाए तो क्वथनांक क्या है, अभी अभी मैंने बोला क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी चीज का बॉईल करना यानी कि उबलना। जैसे अपन पानी भी उबालते हैं, बस वही चीज है सेम। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पानी को जब उबालते हैं तो भाप यानी कि स्टीम बनती है, सेम वही चीज है और उसी को हमें फॉलो करना है। यानी कि परिभाषा आप क्या बनाएंगे, किसी भी द्रव पदार्थ का निश्चित ताप मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी द्रव पदार्थ का निश्चित ताप पर वाष्प या गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु। या यूं कहें कि उस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं आप, क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। आ गई परिभाषा समझ में कि द्रव का निश्चित ताप पर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक, या उस निश्चित ताप को क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन देखेंगे आप किसकी, संघनन यानी कि कंडेंसेशन, या आप बोल सकते हैं कंडेंसेंट पॉइंट। ठीक है, तो कंडेंसेंट पॉइंट में भी जस्ट इसका आप इन्वर्स कर देंगे, यानी कि किसी भी वाष्प या गैस का द्रव अवस्था में आना, उस ताप को क्या कहा जाता है, संघनन बिंदु या कंडेंसेंट पॉइंट। तो आप समझ गए, अगर निश्चित ताप पर पदार्थ द्रव से वाष्प में बदल रहा है तो क्वथनांक, और वाष्प से द्रव में आ रहा है, इन्वर्स हो गई रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे आप, संघनन बिंदु। ठीक है, अब इसी से ही रिलेटेड फिर से नोट देखेंगे आप, जैसे जिस तरह से अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सभी पदार्थों के हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु समान होते हैं, उसी तरह से ही सामान्यतया सभी पदार्थों के क्वथनांक और संघनन बिंदु भी क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जल का आपने देखा था गलनांक बिंदु हिमांक बिंदु कितना था 0 डिग्री, उसी तरह से ही जल का क्वथनांक बिंदु बोले या संघनन बिंदु बोले, दोनों ही क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर भारी पानी की बात करें तो भारी पानी यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, जिसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने देखा था पिछले नोट में कि किसी भी पदार्थ में अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो उसके हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, कमी आ रही थी। जस्ट इसका अपोजिट करेंगे आप, यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला दी जाए तो उसके क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। उसके क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं आप पॉइंट,
मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। किताब की लैंग्वेज कम से कम यूज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट अगला 5वां पॉइंट देखते हैं आप। अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा अपना, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, सब्लिमेशन। अगर ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन में अभी तक आपने देखा क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, इन सब में क्या हो रहा था, पदार्थ कैसे ठोस से द्रव में आ रहा था। अगर क्वथनांक की बात करो तो द्रव से किस में चला गया, वो गैस अवस्था में चला गया। उसी तरह से ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि प्रकृति में ऐसी कोई चीज पॉसिबल है जो कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा का सीधा किस में चला जाए, गैसीय अवस्था में चला जाए या गैस अवस्था में आ जाए। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उदरपातन। यानी कि परिभाषा क्या बनाएंगे आप, पदार्थ का ठोस से गैसीय अवस्था में आना क्या कहलाता है, उदरपातन। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप, जैसे कपूर। अच्छा, इसको कपूर बोलकर कैम्फर भी आप बोल सकते हैं। कपूर या कैम्फर का शुद्धिकरण किया जाता है कौन सी विधि से, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रोसेस से। इसके अलावा आपने देखा होगा नैफ्थलीन, ये भी किसका उदाहरण है, रूम फ्रेशनर वगैरह में आपने देखा होगा, ओडोनिल वगैरह, ये भी किसके उदाहरण हो जाते हैं, आपके ऊर्ध्वपातन के ही उदाहरण है। चलिए यहां तक क्लियर टॉपिक। आगे लास्ट फाइनली आप देखेंगे नंबर 6, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या इसको क्या बोल सकते हैं आप, वेपोराइजेशन। ठीक है, अब वाष्पीकरण जैसा नाम वही पहचान है इसकी। क्या बोल रहे हैं वाष्पीकरण में, किसी भी चीज का वाष्प बनना यानी कि भाप बनना। मतलब पदार्थ क्या हो जाएगा, यहां पे द्रव से गैस या वाष्प में बदलेगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी नोट किया हो तो इससे पहले वाले पॉइंट जिसको आप बोल रहे थे क्वथनांक, उसमें भी तो यही प्रोसेस था कि पदार्थ द्रव से गैस में आ रहा था। तो फिर डिफरेंस किस बात का, डिफरेंस है, बिल्कुल है। निश्चित ताप पर, इस वर्ड का ध्यान रखिए, निश्चित ताप पर पदार्थ का द्रव से गैस अवस्था में आना वो तो कहलाता है क्वथनांक। लेकिन अगर यही प्रक्रिया कौन से ताप पर हो जाए, अनिश्चित ताप पर हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप, वाष्पीकरण। समझ गए आप डेफिनेशन, अनिश्चित ताप पर पदार्थ का द्रव से गैस या वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आपने भी पहले भी सुना होगा, जैसे तालाबों का पानी गर्मी में सूखना। सही है, तालाबों का पानी गर्मी में सूख जाता है अपने आप। ठीक है, जल का क्वथनांक बिंदु भाप बन रही थी कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो डिफरेंस आपको समझाता हूं, जब आपने गैस पे क्या करा, पानी लिया, गर्म किया, उबाला, तो 100 डिग्री टेम्परेचर आते ही क्या हो रहा है, अपने आप वो वाष्प बन के उड़ रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये नेचर के साथ काम हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अलग से जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया, नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अबोव ताप पर अपने आप क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है जल का, और तालाबों का पानी सूख रहा है। तो ये तालाबों का पानी सूखना, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन प्रोसेस का। अच्छा, वाष्पीकरण से रिलेटेड इसके और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी डिपेंडेंसी भी बनती है, यानी कि वाष्पीकरण की निर्भरता, इनसे बनेंगे जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। 3 ही इसकी डिपेंडेंसी है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी, इसको भी अपन एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। वाष्पीकरण को मैं V से डिनोट कर दूं, चलेगा, V प्रोपोर्शनल टू T। समानुपाती साइन आप सब जानते हैं, अगर किसी भी एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी अपने आप बढ़ेगी, अगर कम करते हो तो वो भी कम करती है। अब चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए या राइट से स्टार्ट कीजिए, सेम डिफरेंस आता है, दोनों में ही सेम वेरिएशन आता है। नंबर 2, वेपोराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये भी प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, किसके, एरिया, सरफेस एरिया बोल सकते हैं आप। नंबर 3, वेपोराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेपोराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, P फॉर प्रेशर, यानी कि दाब के।
ये 3 डिपेंडेंसी है, आप ध्यान रखेंगे। अब इसको समझना कैसे, हमें बात गौर से सुनिएगा। तालाबों का पानी गर्मियों में सूख जाता है, पानी सूखता है। पहली डिपेंडेंसी क्या, वी वेपोराइजेशन, टी ताप। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा क्या, हाँ साहब बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वेपोराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपोराइजेशन भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, डाउन में चला जाएगा। कैसे, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तालाबों का पानी सूख जाता है। सर्दियों में सूखता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डाउन में चला जाता है, इसलिए वाष्पीकरण भी कम से कम होता है या नहीं होता, आप ये कह सकते हैं। अगला V प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं आप। ये भी क्या है, समानुपाती है। मतलब अगर मैं जितना ज़्यादा बड़ा एरिया लूँगा वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर एरिया छोटा होगा तो वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, कम होगा या छोटा होगा। वो कैसे समझेंगे, एक कोई बड़ा सा तालाब है, इसमें हर एरिया से वो वेपोराइजेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, पूरा खुला तालाब है, काफ़ी बड़ा एरिया है। लेकिन आपको याद हो या देखा हो कभी आपने, तालाबों में जो छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं उनमें काफ़ी दिनों तक पानी भरा रहता है या वो लेट सूखते हैं। अगर आप एज कंपेयर करवाएं तो ये तालाब का एरिया देखिए और उस छोटे से गड्ढे का एरिया देखिए, ये डिफरेंस आता है। इसीलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, V प्रोपोर्शनल A, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा और जितना छोटा एरिया होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। चलिए लास्ट डिपेंडेंसी अपन देखते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, P के। P फॉर प्रेशर, यानी कि दाब। उल्टा रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, मतलब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी कम होगी और अगर एक चीज को कम करोगे तो दूसरी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं प्रेशर ज्यादा कर दूं तो वेपोराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिएगा, शॉर्ट में लिखें। वेपोराइजेशन कम होगा अगर प्रेशर ज्यादा है, और अगर प्रेशर की वैल्यू आप क्या कर दें, कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो वेपोराइजेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा होगा। अब इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप, जैसे अभी रिसेंटली आरसीसी के रोड हर जगह बन रहे हैं, ठीक है। आपने कभी देखना कि आरसीसी के रोड पे नॉर्मली आरसीसी की छत डलती है अगर मकानों की तो पानी भर के रख दिया जाता है, लेकिन रोड को क्या करना है, 3 घंटे तक चालू करना है, लेकिन तराई करनी जरूरी है आरसीसी में। तो क्या करते हैं अपन, जगह जगह पर बोरे या कट्टे भीग के रख देते हैं, गीले करके। क्यों रखते हैं वो, ताकि नमी बरकरार रहे, प्रेशर ज़्यादा रहे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा, मतलब तराई भी हो रही है रोड की और अपना काम भी चल रहा है। और अगर आप पानी फेंक देंगे तो वो धुल के आराम से या तो बह जाएगा या फिर वाष्पीकरण के थ्रू उड़ जाएगा, क्योंकि अगर कट्टा नहीं लगाते तो प्रेशर की वैल्यू कम तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। या फिर आपने देखा होगा कि घरों में गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम के गोले वाले आते हैं, वो बर्फ़ पे क्या कट्टा लपेट के लाते हैं। क्यों लपेट के लाते हैं, अगर खुली लाएंगे तो बर्फ़ जल्दी गल जाएगी और अगर बोरा लपेट के लाएंगे तो बर्फ़ धीरे गलेगी। तो यही है। और चाहे तो बात को समझे, वेपोराइजेशन सीधा सीधा मतलब क्या बता रहा हूँ कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो उल्टा, यानी कि वाष्पीकरण कम होगा, और प्रेशर कम करोगे तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ में 2 कण और पाए जाते हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बना होता है। एक तो होता है अणु और एक होता है परमाणु। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अणु क्या चीज़ है और परमाणु क्या चीज़ है। सिर्फ हमेशा से आपसे एक ही चीज़ बोलता हुआ आया हूँ कि अपनी ही लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन किसकी, पहले अणु की। आप इसे मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, और एक होता है परमाणु, जिसको आप एटम बोलते हैं। अगर बात की जाए अणु की तो एग्जाम्पल से पहले समझिएगा, बाद में इसकी डिटेल पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि कोई भी एलिमेंट है, लाइक जैसे एल्यूमिनियम हुआ या कॉपर ले लीजिए, सोना ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, XYZ 118 एलिमेंट्स में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया कि कोई एल्यूमिनियम की कोई बॉल है, किसी ने बोला मुझे कि आप इसको शॉर्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने इसको बीच में से आधा टुकड़ा तोड़ा और आधा फेंक दिया। फिर से मैंने क्या करा, उस आधे टुकड़े को फिर से
हाफ हाफ डिवाइड किया, आधे टुकड़े को फेंका, आधे को रखा, आधे को फेंका, आधे को रखा, इस तरह से मैं करता गया और एक लास्ट लिमिट ऐसी आई, मान लीजिए ये कि मैं इससे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं कर सकता, तो ये क्या कहलाया, अणु। मतलब परिभाषा क्या बनाएगी, पदार्थ की या पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है, आपके अणु। अगर बात की जाए अणु की, तो किसी भी पदार्थ के समस्त गुण यानी कि एट्रीब्यूट्स अणु में विद्यमान होते हैं। किसी भी पदार्थ के समस्त गुण कहाँ अणु में विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी अणु भाग नहीं लेता। तो क्या क्या गुण पढ़े अपन ने अणु के, कि अणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। दूसरा, किसी भी पदार्थ या तत्व के समस्त गुण किसमें विद्यमान होते हैं, अणु में विद्यमान होते हैं, लेकिन अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बात करते हैं अणु की। आगे किसी ने मुझे चैलेंज किया कि आप इसे भी तोड़कर दिखाइए, आप इसे यानी कि अणु या मॉलिक्यूल को भी तोड़ के दिखाइए। मैंने क्या करा, इसके भी जैसे तैसे करके मौजूदा औजार लेकर टुकड़े करके दिखाया, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इसे छोड़ता हूँ तो वापस चिपक के किस में परिवर्तित हो जाता है, अणु में। यानी कि इसके टुकड़े किए तो ये भी बिल्कुल बारीक बारीक कणों में टूट तो गया, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो वापस से किस में बन जाता है, ये अणु में। मतलब पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। नंबर 2, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाते हैं, जल। हाइड्रोजन अपने आप में अलग तत्व, ऑक्सीजन अपने आप में अलग तत्व, और नया एक यौगिक या कंपाउंड या नया पदार्थ क्या बना, जल। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, किसी है क्या ये रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन है, तो वही चीज़ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी पदार्थ के अणु भाग नहीं लेते। भाग कौन लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, पदार्थ के परमाणु। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि अणु क्या होता है, अणु के गुण, किसी भी पदार्थ के गुण किस में होते हैं, अणु में, जबकि गुण कभी भी परमाणु में नहीं होते। क्यों, क्योंकि यह स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता। इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कि पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है कि परमाणु के खोजकर्ता कौन है। तो परमाणु की जो खोज है वो किसने करी है, वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। कि परमाणु की खोज किसने करी है, जॉन डाल्टन ने। आगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक की बात करें आगे, तो अब इसी में टॉपिक डालेंगे। अपन ने क्या पढ़ा, परमाणु। तो परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना की अगर बात की जाए तो परमाणु संरचना का सिद्धांत या एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी किसने बताया, ये बताया हमें रदरफोर्ड और इनके साथी नील्स बोर। परमाणु संरचना के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड और नील्स बोर ने। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, आपको जैसा स्ट्रक्चर देख रहा है बस इसी को ही देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपन को आगे टॉपिक समझना है। परमाणु के जो ये केंद्र में है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नाभिक, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसे न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। अब आप नाभिक बोलें या न्यूक्लियस बोलें, एक ही बात है। नाभिक के अंदर कौन होता है,
नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा नाभिक के बाहर है ये अलग अलग कक्षाएं। इन कक्षाओं को आप क्या कह सकते हैं, इन्हें आप कक्षा बोलें, शेल बोलें या ऊर्जा स्तर बोलें, बात एक ही। इन कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। नंबर 2 का पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट कि परमाणु संरचना में क्या है, पूछ लेगा आपसे कि परमाणु के कितने मूल कण हैं या मौलिक कण हैं। तो परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, तो परमाणु के मौलिक कण कितने हैं, 3। वो 3 कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछ लेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, नाभिक के अंदर। और नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखते हैं इसको और डिस्क्राइब करके। चलिए, 3 मौलिक कण कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करते हैं पहले किसके, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, E- से। यानी कि आप हर बार जब भी इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज में आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, बड़ा सा नहीं लिखना, अपन को क्या लिखना है शॉर्ट में, E-। बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज वो किसने करी है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, J.J. थॉमसन। अच्छा, खोज कब हुई है, कौन से ईयर में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1896 में। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई है, 1896 में, और करी किसने थी, J.J. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का साइन क्या है, E-, आपने देखा। अच्छा, माइनस यानी कि पूछ लेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश होता है। बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज होता है, ये होता है आपके 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलम। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान को आप मास बोलते हैं, आप चाहें तो इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर इसी चीज को आपसे ग्राम में पूछता तो अपन क्या करते, पावर को और ज्यादा डिक्रीज कर देते। बात करते हैं आगे इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन का कोई प्रतिकण होता है क्या, जी हाँ साहब, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का कोई प्रतिकण कौन सा है, इसका प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। सेकंड पॉइंट, अगला इलेक्ट्रॉन के बाद किस पे आते हैं अपन, प्रोटॉन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, P+ से। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सी किताबों में या बहुत से एग्जाम्स में अलग अलग व्यू दे रखे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोज किसने करी है और ऑप्शन में आपके पास गोल्डस्टीन है, तो आप डायरेक्टली लगा देंगे। मैंने क्या बोला, रदरफोर्ड और नील्स बोर ने मिलकर परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया। मतलब इनसे रिलेटेड कुछ भी थ्योरी बताएंगे या कुछ भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं तो किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड और नील्स बोर का। मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटॉन की खोज किसने करी है और ऑप्शन में गोल्डस्टीन
नहीं है तो फिर आप किस पे चले जाएंगे, रदरफोर्ड पे। ये इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि बहुत सी किताबों में मैंने ये क्वेश्चन देखे भी हैं। आगे गोल्डस्टीन के बाद बात करते हैं कि परमाणु की प्रोटॉन की खोज किसने करी है, गोल्डस्टीन ने। ये भी पूछ लेगा कि कब करी है, तो इसकी खोज करी है, एक सेकेंड, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज कब करी है, 1919 यानी कि 1919 में प्रोटॉन की खोज हुई है। बात P प्लस, कैसा साइन आ रहा है, प्लस का आवेश, यानी कि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आप चाहे तो इसको धनावेश बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ऋण आवेश। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। उसी तरह से ही प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही। इसका द्रव्यमान कितना है, इसका कितना था, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसका होता है आपके 1.67 इंटू 10⁻27 kg। याद रखिएगा, माइनस में जितनी पावर छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। आगे चलते हैं, प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन है क्या, एक स्थायी कण है। प्रोटॉन क्या है, एक स्थायी कण है। दूसरी बात, प्रोटॉन का कोई भी प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल नहीं होता। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन की बात करें, साइन के साई ई माइनस, खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। कब खोज हुई है, 1896 में। कैसा आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश होता है। आवेश की बात करें तो इसका आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 10⁻⁹ कूलाम। और द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, वो प्रतिकण क्या है, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी है, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन देखें आप, प्रोटॉन। प्रोटॉन का साइन क्या है, P प्लस से डिनोट करते हैं आप इसको। खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। बाई चांस अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना मिले तो किस पे जाएंगे अपन, रदरफोर्ड पे। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कब करी है, 1919। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश। आवेश की बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका कितना द्रव्यमान होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन है क्या, एक स्थायी कण है। प्रोटॉन का कोई प्रतिकण या एंटी पार्टिकल होता है क्या, नहीं होता। आगे नेक्स्ट, नंबर 3, न्यूट्रॉन। इसे किससे डिनोट करेंगे आप, कैपिटल एन से। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज वो किसने करी है, इसकी खोज करी है वैज्ञानिक जेम्स चैडविक। कब खोज हुई है इसकी, इसकी खोज हुई है 1930 यानी कि 1930 में इसकी खोज हुई है। अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन का, एक सेकेंड, इसकी खोज हुई है 1932 में। 1932 में। बात की जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये है क्या, एक आवेश रहित कण है। मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बात की जाए, इसका द्रव्यमान बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा।
तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है लगभग किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। मैंने क्या बोला? लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। अच्छा, प्रतिकण की बात करें तो न्यूट्रॉन का प्रतिकण है, न्यूट्रॉन का प्रतिकण है एंटी न्यूट्रिनो। बहुत सी किताबों में सिर्फ न्यूट्रिनो भी दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी न्यूट्रिनो बोले या न्यूट्रिनो इसको बोल सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन है क्या? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन है क्या? एक अस्थायी कण है। और जब अस्थायी कण है तो इसका जीवन काल वो कितना होगा? इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? जेम्स चैडविक ने 1932 में। ये है क्या? एक आवेश रहित कण है। द्रव्यमान इसका कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के बराबर। प्रतिकण की बात करें तो इसका प्रतिकण क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। इसके अलावा ये है क्या? एक अस्थायी कण है जिसका जीवन काल कितना है? 17 मिनट का। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि एंटी न्यूट्रिनो की कभी आपसे खोज पूछ ले तो एंटी न्यूट्रिनो की खोज किसने करी है? पाउली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। इसके अलावा एक नोट लिख लीजिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज वो किसने करी है? मिलिकॉन नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखिएगा ये कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने करी है? मिलिकॉन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।